बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्मों, दोस्तों, और उर्दू शायरी बिलखुसूस जो काफिर सिर्फ सुखन है, जिसने आज तक हिंदुस्तान के उर्दू दोस्त का दिल मोह कर रखा हुआ है, गज़ल तो सुनो, मेरी तरफ से आपके लिए सलामती की दुआएं। हमारा आज का मौजू है जदीद गज़ल के 3 शुअरा पर गुफ्तगू करना। इस गुफ्तगू में हम ज़मानी तरतीब को सामने रखेंगे और उसी ज़मानी तरतीब पर चलते हुए सबसे पहले अमीर मीनाई पर मुख्तसर बहस करेंगे, उसके बाद दाग देलवी पर मुख्तसर बहस करेंगे और उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली पर बहस करेंगे। मफरूज़ा ये है कि ये तीनों शुअरा जदीद गज़ल के नुक्ता आगाज हैं, या ये वो कता करने वाला मकाम है जो क्लासिकी गज़ल और जदीद गज़ल के दरमियान हद इम्तियाज कायम करता है। क्लासिकी गज़ल को इल्मियाती और वजूदियाती 2 सतहों पर शमसुरन फारूकी ने देखा। आप उनकी किताब ताबीर की शरह से रजू कर सकते हैं, जिसमें उनका एक तवील मजमून है क्लासिकी गज़ल की शेरियात। वहाँ वो बताते हैं कि जो हमारी उर्दू की क्लासिकी गज़ल है उसके 2 बड़े सवाल हो सकते हैं, 2 बड़े इल्मियाती जौहर हो सकते हैं। एक उनका इल्मियाती पहलू और दूसरा उनका वजूदियाती पहलू। वजूद में ज़ाहिर है हैयत को लेते हैं और इल्मियाती पहलू में वो मौजू और दीगर मामलात को लेते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, क्योंकि ये जो पहलू हैं वजूद का और इल्मियात का, ये तो हर शायरी में होगा। क्या आज़ाद नज़्म का कोई हयाती ढांचा नहीं होता? क्या मुअर्रा नज़्म का हयाती ढांचा नहीं होता? या उसमें मजमून निगारी नहीं होती, मजमून आफरीनी नहीं होती, ख्याल आफरीनी नहीं होती, इस्तारा साजी नहीं होती, तशबीह के जौहर शायर नहीं दिखाता? तो ये तफहीम ऐसी है नहीं। गज़ल के मामले में तो ये नुक्ता मजीद दिक्कत अख्तियार कर जाता है, क्योंकि अपने आगाज से ही, जब से इसने कसीदे की कोख से जन्म लिया है, बल्कि तशबीह की कोख नसैब से, मैं नहीं दावा करता कि उसका जो तलफ़ुज़ है नसैब है, नून सीन ये पर शद और बे, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो तशबीह के अंदर मौजूद होता है, जो बिलखुसूस तौसीफ़ी हिस्सा है और जिसकी हैयत हू बहू गज़ल जैसी थी। और ये जो अहले फारस हैं, रुदकी ने ख़ास तौर पर इसको वहाँ से हासिल किया और आज ये सिन्फ़ सुखन 1000 बरस की होने को आई है, हो चुकी है। उर्दू में जो गज़ल है उसको अभी तक 2 बड़े खानों में तकसीम किया जाता है, क्लासिकी गज़ल और जदीद गज़ल। हमारा ये मौजू जदीद गज़ल के बारे में। क्लासिकियत की तारीफ अगर हम करें तो कोई भी ऐसा मतन जो आला अखलाक पर मबनी हो, जिसमें किसी हैत को बतौर रसूल अपनाया जाए, जो किसी आदर्श का पेश क़यामत साबित हो, जिसका मरकज़ बगावत ना हो। कई सारे असूल हैं जो कदीम हो, जिसके आला होने पर या जिसके दुरुस्त होने पर या जिसके अदब आलिया के म्यार पर पूरा उतरने पर हर कोई मुत्तफिक हो, यानी सब मुत्तफिक हैं कि गालिब बड़ा शायर है, सब मुत्तफिक हैं कि मीर बड़ा शायर है। खा कोई गालिब का तरफदार हो, खा कोई मीर का तरफदार हो, लेकिन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये दोनों बड़े शायर हैं। तो ये क्लासिक है। जिद्दत के लिए हम आम तौर पर जो जदीद मुआशरा है, जो अंग्रेज की आमद के बाद सामने आया, उससे बुनियाद बनाते हैं। हमारा ये ख्याल है कि 1857 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के लोगों को और यहाँ के अदीबों को ये यकीन दिलाया कि इनका कोई तहजीबी विरसा, अदबी तहजीबी विरसा ऐसा नहीं है जो कोई अपनी पोइटिक्स रखता हो, अपनी शेरियात रखता हो, बल्कि ये अरबी और फारसी से हूबहू उनके तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको नकल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि अंग्रेज की आमद के साथ ही हमारे पास जो नुमाइंदा लोग हैं, खा वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हों, खा वो अल्ताफ हुसैन हाली हों, खा वो शिबली नौमानी हों, खा वो इमदाद इमाम असर हों, ये सब के सब एक नई शेरियात के क़याम के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं। नज़्म तबा तबाई, अमीर मीनाई, सारे लोग इसमें शामिल। ये सब लोग काविशें शुरू करते हैं कि उर्दू शेरियात को तश्कील दिया जाए और उर्दू शायरी की नई शक्ल बनाई जाए। हम ये कह सकते हैं कि ये जो काविशें हैं उर्दू में जदीद शायरी का नुक्ता आगाज साबित होती हैं। यहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद जदीद नज़्म के बानी करार पाते हैं,
तो हाल ही के यहाँ एक नई जो कुदरती शायरी या जो जिसे आप कहें कि आफादी पहलू रखने वाली शायरी, समाजी हालात की नुमाइंदा शायरी, ये काम शुरू हो जाता है। अब ये चूंकि सारे लोग थे तो ये वो जमाना है जिसने क्लासिकी और जदीद के दरमियान मौजूई हद को कायम किया, और मौजूई हद को कायम करने के साथ ही हम देखते हैं कि जबान की सतह पर भी फर्क आया। आप गालिब की जबान और अमीर मीनाई की जबान को, या गालिब की जबान और हाली की जबान को, या गालिब की जबान और दाग की जबान को एक जैसा करार नहीं दे सकते। गो इस पर भी उर्दू में नाकदीन का इख्तलाफ है। बाज नाकदीन जदीद शायरी का नुक्ता आगाज अल्ताफ हुसैन हाली को कहते हैं, और क्लासिकी शायरी का नुक्ता इख्तिताम दाग देलवी को कहते हैं। बाज लोग इस पर भी इक्तफा नहीं करते, वो जदीद शायरी का नुक्ता आगाज मौलाना हसरत मोहानी को कहते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। क्योंकि इन नाकदीन का ख्याल ये है कि हसरत मोहानी वो पहला गजल गो है जिसने जो मुतवसत तबके की गोश्त पोस्त की औरत है, जो आम आदमी का महबूब है, जिसके जिस्म का वो प्यासा है, असीर है, और वो औरत जो अपने महबूब के लिए नंगे पांव कोठे पर भागती हुई आ जाती है और तपती धूप में अपने पांव के जलने का भी ख्याल नहीं रखती, तो ये पहली दफा हसरत मोहानी ने किया। और वो जो कैफियत मोमिन वाली थी, उस गैरत नाहीद की, हर तान है दीपक शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो, कि जो गालिब को भी इश्क होता है तो डोमनी से होता है, और मोमिन भी तज़किरे करता है तो तवाइफ के करता है, गाने वाली के करता है, एक मुगन्निया के करता है। तो ये एक सूरत हाल हसरत मोहानी बदलते हैं। लिहाजा एक बाज नाकदीन का ख्याल है कि हसरत मोहानी जदीद गजल के इमाम है। लेकिन ये चूंकि एक मुतनाज़ फी मामला है, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि हमें क्लासिक और जदीद के दरमियान जो हद इम्तियाज है उसे कायम करते हुए कुछ शुअरा का मुतालिया करना चाहिए। इनमें ज़मानी तरतीब में अमीर मीनाई पहले शायर बनते हैं, जिन्होंने फरवरी 1829 में लखनऊ में आंख खोली, और इनके जो वालिद थे शाह नसीरुद्दीन शाह, जो हैदराबाद दक्कन के नवाब हैं, उनके दरबार से मुंसलिक थे। और वहीं अमीर मीनाई ने अपनी इब्तदाई जिंदगी गुजारी, और एक और अपने जमाने के मशहूर शायर असीर लखनवी के शागिर्द हुए। ये तीन पहलू याद रखिए कि अमीर मीनाई पैदाइश फरवरी 1829 लखनऊ, और जबकि बाद में हैदराबाद चले गए, और इनका विसाल भी हैदराबाद में हुआ 1900 में। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये असीर लखनवी के शागिर्द हुए। 1857 में ये वाजिद अली शाह के दरबार को छोड़कर, जहां ये 1852 में गए थे, नवाब यूसुफ अली खान के पास रामपुर आ गए, और फिर ये बड़ा तवील अरसा नवाब यूसुफ अली खान के पास रामपुर में रहे, कोई लगभग 43 बरस नवाब यूसुफ अली साहब और रामपुर के दरबार से भी वाबस्ता रहे। और उसके बाद 1900 में ये कुछ दिन कयाम के लिए हैदराबाद वापस आए, हैदराबाद गए, और उन्हीं कुछ दिनों में ये बीमार हुए और उस अलालत से सेहत याब न हो सके, और वहीं इनका इंतकाल हो गया। जो अमीर मीनाई हैं ये जूद गो शायर हैं। इनकी बुनियादी शनाख्त तो कसीदा गो की है, क्योंकि ये दरबार से वाबस्ता रहे, इनकी सारी जिंदगी दरबारों में गुजरी, और ये दरबार के साथ इनके जो इनफरादी मफादात थे, मुआशी मफादात थे, वो दरबार से जुड़े हुए थे। तो इनके यहाँ जो सबसे मजबूत सिन्फ पाई जाती है वो कसीदे की है। साथ ही इन्होंने नातिया कलाम भी बहुत सारा लिखा, और इनका नातिया कलाम मारूफ भी बहुत हुआ। लेकिन इनकी गजल भी किसी भी हवाले से नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है। अगर इनकी अमीर मीनाई की किताबों का तज़किरा किया जाए तो इनका एक दीवान गैरत बहारिस्तान 1857 में तल्फ हो गया, जाया हो गया। कहा जाता है कि गदर में उनका एक बहुत बड़ा शेरी सरमाया जाया हो गया, जिसका उन्हें उम्र भर कलक भी रहा। उसके बाद मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क, ये दो इनके शेरी दीवान हैं जो आशकाना मज़ामीन पर शायरी है, जिसमें ये आशकी और जिनसी पहलुओं पर शायरी करते हैं। फिर मोहम्मद खातमुन नबीयीन इनका नातिया दीवान है। अब मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क दो दवावीन पहले हो गए जो आशकाना मज़ामीन की शायरी हैं। फिर मोहम्मद खातमुन नबीयीन नातिया दीवान है। उसके बाद नूर तजल्ली और अब्र करम, ये दो मसनवियां हैं। और जाहिर है जैसा कि इनके उन्वानात से जाहिर है कि ये भी मजहबी मौजू पर मसनवियां हैं।
और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ो तकरीम में लिखी गई हैं। इसके अलावा इनका एक मजमूआ शायरी 6 वासोख्तों पर मुश्तमिल है। वासोख्त आप जानते हैं कि एक ऐसी शायरी को कहा जाता है जो रंजो अलम और दुखो कर्ब और एक जो तकलीफ के जज्बात हैं उनके इजहार के लिए की जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो वाली रामपुर हैं नवाब यूसुफ हुसैन खान, उनकी फरमाइश पर तज़किरा शुअराए रामपुर भी लिखा जो 1890 में शाया हुआ, जबकि 3 लुगात इन्होंने मुरत्तब की और अपनी जिंदगी में 3, और अमीरुल लुगात को इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। तमाम नाकिदीन का ये ख्याल है कि अमीर मीनाई की जिंदगी का जो सबसे बड़ा कारनामा है या जो इनके लिए फख्र की बात है वो अमीरुल लुगात की तदवीन है, जिसमें इन्होंने उर्दू जबान की लुगत पर काम किया और उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन्हें सामने लाए। अब हम उसकी इनकी अगर गजल को देखें, हम न तो इनकी मसनवी पर तजियाती बहस करेंगे, न इनके कसीदे पर तजियाती बहस करेंगे, न इनके नातिया कलाम पर तजियाती बहस करेंगे, न इनकी जो शायरी के दीगर पहलू हैं उन्हें जेर बहस लाएंगे। गो इनका बतौर कसीदा निगार मकाम बड़ा आला है, इनका बतौर नात गो मकाम बड़ा आला है, इनका बतौर मसनवी निगार मकाम बड़ा अहम है। लेकिन गजल भी इनकी बहुत अहम है और हम गजल पर ही मुख्तसर सा तजिया करेंगे जो तालिब इल्मों की जरूरत का हो। तो जो शोराए मुताखिरीन है, आप जानते हैं शोराए मुताखिरीन से क्या मुराद होती है। उर्दू में अमूमन ये 19वीं सदी के लोग हैं। शोराए मुताखिरीन में अमीर मीनाई की हैसियत बड़ी मुसल्लम है, इनको मुमताज मकाम हासिल है और तमाम नाकिदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शायराना मज़ामीन का बयान हो, जबान की सफाई हो, सलासत हो, रवानी हो या मुद्दा निगारी हो, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना हो, इन तमाम तौसीफात को, इन तमाम सिफात को अगर किसी एक शायर में आपने यकजा देखना है और क्लासिकी रंग से हटकर देखना है तो वो अमीर मीनाई है। क्योंकि ये लखनऊ से रहे, वाबस्ता रहे, लखनऊ में इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, तो इनके यहाँ दिल्ली की जबान की बजाय जो लखनऊ की जबान की गुफ्तगी और चाशनी है वो अपनी तमाम तर तवानाई के साथ मौजूद है। और देखिए इनका बशूर जमाना शेर सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अब ये वो जो रुमानवी जिसे हम कह रहे थे, आशकाना पहलू जो इनकी शायरी का कह रहे थे, वही सामने आ रहा है कि इनके यहाँ ये एक अजीब सा पहलू है कि एक शायर बैक वक्त कसीदा निगार भी है, वो भरपूर नात का शायर भी है और भरपूर आशकाना मिजाज भी उसने पाया है। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए कि किस तरह से सनत लफ़ व नशर का इस्तेमाल है कि यहाँ जो नकाब है ये सूरज के निकलने का इस्तारा बनता है। और चूंकि अमीर इस्लाह जबान के फौरी बाद के आदमी हैं, जब नासिक की तहरीक अपने जोरों पर थी और वो इहाम गोई के असरात से उसे पाक करना चाह रहे थे, जहां दूर के मानी मुराद लिए जाते थे, लेकिन अमीर के यहाँ करीब के मानी मुराद है कि महबूब के जब चेहरे से नकाब हटता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रुख से नकाब हटाता है तो गोया एक सूरज सा चमकने लगता है, उसका हुस्न एक आफताब की तरह चमकने लगता है, हरारत देता है और अपने सामने वालों को अपनी गर्मी से बेचैन और बेकरार करता है। फिर इनका एक और शेर जिसमें आतिश का रंग नुमाया हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, आपको याद आ जाएगा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। अब आप समझ सकते हैं कि 1857 के हालात जिसने देखे हो और दिल्ली को उजड़ता जिस शख्स ने देखा हो और नवाबीन के जो बड़े बड़े महलात थे, जो उनकी आरामगाहें थी, जो उनके ऐश खाने थे, उनको बर्बाद होते देखा हो, वो शायर खा वो आतिश उसके पेश रो में मौजूद ना भी होता तो वो ये शेर कहने के लिए कोई ना कोई मजमून जरूर इजाद करता और जरूर ये बात करता। लेकिन यहाँ मजमून आफरीनी देखिए और जबान देखिए कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अब ये वो रंग है, आप गालिब देखें, काव कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। तो ये जो गजल 19वीं सदी के वस्त में सामने आ रही है, चूंकि हम अगर 21 बरस बुनियाद बनाएं अमीर मीनाई के
शायराना जिंदगी की इब्तदा की या उसकी पुख्तगी को मद्देनजर रखें कि जब वो फन में भी ताक हो चुके होंगे और असीर लखनवी ने उनकी इतनी पर्दाख्त कर दी होगी कि वो एक जबान की सेहत का ख्याल रखते हुए और वजन की मुख्तलिफ मामलात को निगाह में रखते हुए शेर कह सकते हैं। तो ये 1857 का जमाना बनता है जब वो कोई 20 से 25 बरस उनकी उम्र हुई, 28 बरस उनकी उम्र हुई। तो 28 बरस का आदमी जब अपने इर्द गिर्द 1857 के गदर के हालात देखता है तो वो फिर ऐसे ही कहेगा कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। और एक और शेर जो बहुत उनका आशकाना मजमून में लोग ज़बान ज़द्याम है, अमीर अब हिचकियां आने लगी हैं, अमीर अब हिचकियां आने लगी हैं, कहीं मैं याद फरमाया गया हूं, कहीं में। अब मुहावरे का इस्तेमाल, और जो हिंदुस्तान की ये बड़े शुअरा के यहाँ आपको दिखाई देता है कि मुहावरे का बहुत शानदार इस्तेमाल करते हैं वो, कि मुझे चूंकि हिचकी आ रही है तो मुझे कहीं पर याद किया जा रहा है। कौन उठाएगा तुम्हारी ये जफा मेरे बाद। अब देखते हैं ये जमीन बाद में भी शुअरा ने बहुत खुलकर इस्तेमाल की और आज तक की जा रही है। फराज ने भी इस जमीन को इस्तेमाल किया है और सब लोगों ने इस जमीन को इस्तेमाल किया है। कौन उठाएगा तुम्हारी ये जफा मेरे बाद, याद आएगी बहुत मेरी वफा मेरे बाद। अब ये जो फना का तस्वुर है जो कि लखनऊ के मिजाज से लगा नहीं खाता लेकिन लखनऊ के शुअरा के यहाँ भी मौजूद है, उसका सबब हिंदुस्तान के मजमूई हालात हैं कि ये शुअरा शोखी के बावजूद, रंगीनी के बावजूद, जिनसी रेल पेल के बावजूद, औरत तक रसाई के बावजूद, इनके अंदर जो फना का तस्वुर है वो खा मुसफ़ी हो, वो खा अमीर मीनाई हो, वो खा आतिश लखनवी हो, जितने भी ये शुअरा है नुमाइंदा शुअरा, इनके यहाँ मौत या फना का तस्वुर पूरी तवानाई के साथ मौजूद रहता है और ये हर सूरत में अपनी गैर मौजूदगी को मौजूदगी के वक्त भी जिंदा रखते हैं। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं। अब ये आप समाजी माहौल में, अब एक चीज का ध्यान रखिए कि गजल में ये सलाहियत है कि आप उसके ईमाई मानी और उसके जाहिरी मानी दोनों से मुस्तफीद हो सकते हैं। कि ये बज़ाहिर एक आशिकाना शेर है, एक महबूब की जो फिराक की कैफियत है या जिससे जो एक हाइल रुकावटों का बयान है, लेकिन ये साथ ही हिंदुस्तान का जो पूरा समाजी और सियासी मंजरनामा है उसका बयान भी बन जाता है। और वही बात है कि कहीं मैं याद फरमाया गया हूं वाली सूरत हाल। और गजल में जो अमीर मिनाई है उसके कलाम का जौहरी यही मजमून आफरीनी है, ख्याल को कई कई रंगों में पेश करना है। और शेर देखें, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कितना जबान ज़द्द आम शेर है। गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। ये आप मालूम है कि आज ये शेर मुहावरे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और जो इसका दूसरा मिसरा है, कदर खो देता है रोज का आना जाना, हमारे यहाँ एक रोजमर्रा की कैफियत अख्तियार करता जाता है। और सिर्फ अदब से वाबस्ता लोग ही नहीं बल्कि जो माशरे के अमूमी अफराद हैं वो भी इससे फायदा उठाते हैं। तो आप अपने पर्चे में अमीर मिनाई पर तवील सवाल की सूरत में इन अशार की तशरीह के साथ और अमीर के जो तफसीली तारुफ है उसके साथ बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अमीर मिनाई को यहीं पर उनकी गुफ्तगू बंद करेंगे। जैसे आपको बताया कि वो 1829 में पैदा हुए लखनऊ में और उन्होंने 1900 में हैदराबाद में वफात पाई। किताबों की तफसील भी आपको बता दी। अब हम अपने दूसरे शायर दाग देलवी का जिक्र करते हैं। आगे हम अब, जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारा अगला मौजू दाग देलवी है और जैसे हम कह रहे हैं कि हम ज़मानी तरतीब से देखेंगे, दाग देलवी का साल पैदाइश 1831 है। ये दिल्ली में पैदा हुए। नाकदीन का ख्याल है कि ये मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए, जबकि इन्होंने 1905 में हैदराबाद में वफात पाई। आप सभी ये जानते हैं कि दाग के साथ दो ऐसी बातें हैं जो अमूमन उर्दू शुअरा के साथ नहीं लगाई जाती। एक ये कि इन्हें इकबाल का उस्ताद होने का भी एक इनफरादियत हासिल है। इकबाल ने अपनी इब्तदाई शायरी की इस्लाह दाग से ली और नाकदीन का ख्याल है कि इकबाल की जो
इब्तदाई ज़माने की आशिकाना शायरी है, मैं वक्त का ज़िया नहीं करूँगा, वो दाग से मुतासरा है, दाग की इस्लाह शुदा है। वो बाद में इकबाल ने दाग से इस्लाह लेना तर्क कर दी, और शायद कोई भी ऐसा शायर नहीं है जिससे दाग इस्लाह लेते हो। दूसरा दाग का ताल्लुक नवाब फखरू से है, जो लाल किले से मुंसलिक हैं, और उनकी जो वालदा थी उन्होंने नवाब फखरू से निकाह किया, जिसका तज़किरा आप कई चांद थे सरे आसमां नावल में भी पढ़ सकते हैं। शमसुरन फारूकी ने बहुत तफसील के साथ जो वजीर बेगम है उनके किरदार को बयान किया है, और वजीर बेगम ही दाग की वालदा है। नवाब मिर्जा दाग देहलवी उनका पूरा नाम है, और ये इसके अलावा इन्हें जो नवाब फखरू हैं, जो इनके एक मानवी वालिद हैं, चूंकि इनकी वालदा के दूसरे शौहर हैं, उनकी वजह से बाद लोगों का ख्याल है कि ये 14 बरस की उम्र में दरबार में पहुंचे, और बाद लोगों का ख्याल है कि ये 7 बरस की उम्र में या 6 बरस की उम्र में दरबार में पहुंचे। दाग भी जूद गो शायर हैं। इनकी शायरी का कमाल इनकी जबानदानी है। इनके यहाँ एक कनूतियत की फिजा के बावजूद आशिकाना मौज़ूआत की भरमार है। चूंकि दरबार से वाबस्ता है तो लाल किला इनकी शायरी में, और लाल किले की जो जुबान है वो जा बजा, जो एक दरबारी देहलवी उर्दू है वो जा बजा है, दिखाई देती है। और इनका अपना जो शेर है, नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते, वो इनके कलाम से जाहिर है, और इनका कलाम उस पर दलील है। इनका कलाम साबित करता है कि उर्दू जुबान ऐसी कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है जिस पर गिरफ्त के लिए किसी आलमाना कुदरत की जरूरत ना हो, बल्कि उर्दू जबान को सीखने के लिए उर्दू से वालिहाना मोहब्बत और इसके मुख्तलिफ रमूज व अलाइम से मुकम्मल वाकफियत जरूरी है। तो दाग की जुबान, जैसे मैंने आपको शमसुरन फारूकी का हवाला दिया कि फारूकी साहब ने जो बुनियाद बनाई जदीद गजल की, क्लासिकी गजल की, इल्मियाती और वजूदियाती, उस बुनियाद पर तो इसको पहचाना नहीं जा सकता। हाँ, वजूदियाती सतह पर जबान का इस्तेमाल और इल्मियाती सतह पर मौज़ूआत का इस्तेमाल गजल को जदीद और क्लासिकी में फर्क करेगा। तो हम देखते हैं कि दाग की जो गजल है वो मुख्तलिफ है गालिब की गजल से, वो मुख्तलिफ है मुसफ़ी की गजल से, वो मुख्तलिफ है मीर तकी मीर के मौज़ूआत से, और वो मुख्तलिफ है जो इससे पहले के शुअरा हैं जिन्हें हम वली से, हमारे अमूमी ख्याल है कि हमारी क्लासिकी गजल अपने पूरे जोबन के साथ वली की सूरत में सामने आती है, और हम उससे पीछे के जो शुअरा हैं महमूद ख्याली और दीगर बहुत सारे शुअरा, उन्हें बुनियाद की मट्टी के तौर पर लेते हैं और वली दकनी से अपनी शेरी गजलिया शेरी रिवायत का नुक्ता आगाज बनाते हैं। तो अमीर मीनाई और दाग देहलवी वो मकाम है जहां एक वाज़े तफरीक शुरू हो जाती है। जैसे हमने अमीर के मतून से देखा, अमीर के गजलिया आहंग से देखा कि उनके यहाँ जो तसव्वुर है इश्क का वो ज्यादा वाज़े है, उसमें ज्यादा सराहत है, उसमें ज्यादा वजाहत है, और वो हर किस्म के इबाम से पाक है। उसमें इहाम गोई का सहारा लेना नहीं लिया शायर ने अपने इश्क के इजहार के लिए, ना ही उसमें मीर की तरह लौंडों की तरफ तवज्जो की कोई कैफियत बयान की जाती है, ना ही उसमें गालिब की तरह जो इंशा परदाजी है या मोमिन की तरह जो मजमून आफरीनी है उसको सामने लाया जाता है, बल्कि एक रास्त बयानिया है। लेकिन उस रास्त बयानिए में भी जो शेरीपन है, जो शेरियात हैं, जो पोएटिक्स है, जो एक मसरत अंगेजी है, वो अपने पूरी जोबन के साथ, पूरी आबोताब के साथ पाई जाती है। अब चूंकि दाग देहलवी भी जूद गो शायर हैं, इन्होंने काफी सारा लिखा, तो इनके साथ 4 दवावीन मंसूब किए जाते हैं जो ज्यादातर इनकी जिंदगी में शाया हो गए। गुलजारे दाग, आफ्ताबे दाग, महताबे दाग और यादगारे दाग, 4 दवावीन इनके नाम के साथ मंसूब है। और एक मसनवी फरियादे दाग इनके नाम से जुड़ी है कि तवील मसनवी है जिसे दाग देहलवी की नुमाइंदा शेरी तसनीफात में शुमार किया जाता है। ये मसनवी इन्होंने 1882 में लिखी थी, जबकि इनका जो दीवान अव्वल है गुलजारे दाग, ये इब्तदाई तौर पर 1878 में शाया होता है। 1878 मतलब उस वक्त दाग कोई 48-47 बरस के थे जब इनका पहला दीवान छपकर मंजर आम पर आया। और मजमूई तौर पर इस वक्त दाग का कुलियात आपको मिल जाता है मुरत्तबा, और उस पर बहुत सारा काम भी है। अब हम बराह रास्त दाग के मतन की तरफ आएंगे ताकि हम कम से कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल कर सकें।
और वाजे कर सकें कि कैसे दाग की जबान गालिब की जबान से मुख्तलिफ है, ज़ौक़ की जबान से मुख्तलिफ है, मुसफ़ी की जबान से मुख्तलिफ है। और वो जो शुअरा हैं आते, और ये इनके यहाँ मामला अमीर मीनाई वाला नहीं है कि दाग, जैसे हमने अमीर मीनाई का तज़किरा पिछले कुछ लम्हों पहले किया कि वो इस्तेफादा करते हैं आतिश की ज़मीनों से, हत्ता कि पूरे पूरे मिसरे वो तज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दाग के यहाँ ऐसा नहीं है, दाग का तख़य्युल बड़ा ज़रखेज़ दिखाई देता है आपको, और दाग के यहाँ जो हसासियत है शायर की वो ज़्यादा गहरी है, वो चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से महसूस करते हैं, ज़्यादा गहराई तक उन्हें देखते हैं, और उनके बयान में जो शेरियत है, जो शेरीपन है और शायरी का जो रस है वो ज्यादा भरपूर है, ज्यादा तवाना है। शेर देखिए, अपने दम को आदमी हर दम गनीमत जान ले। अब ज़हन में रहे आपके कि दाग देलवी वो शायर है जिसे एक तरफ नाज है कि वो दरबार का हिस्सा है, और उसकी वालदा मलका आलिया है, उनके जो निशाने अबरू हैं उन पर कई हुक्म है, और उनके एक अबरू के खम से दरबार की को ईंट से ईंट बजाई जा सकती है, और उनके किसी भी हुक्म की तामील के लिए खुदाम की एक फौज जफर मौज हर वक्त मौजूद है, और मामाओं और कनीजों और जो खिदमत गुजार हैं, जो तीसरी सिन्फ से होते हैं, जो एक सिर्फ मुगलिया जमाने में ही नहीं, हम जब दीगर शाही खानदान देखते हैं वहां पर भी ये रिवाज रहा कि जो खवातीन का हिस्सा होता था, जो जनान खाना था, वहां तीसरी जिन्स के जो इंसान हुआ करते थे उन्हें खवातीन की खिदमत पर मामूर किया जाता था, और नवाबीन आमतौर पर खवातीन की निस्बत उस तीसरी जिन्स पर ज्यादा भरोसा किया करते थे। तो जो वजीर बेगम है वो दरबार का हिस्सा है, और उनका जो बेटा है वो भी उनके साथ दरबार में मुकीम है। तो गोया वो नवाब फखरू का फर्जंद होने की निस्बत से एक शहजादे की सी जिंदगी गुजार रहा है, और फिर वो शहजादा जब महज इस जिंदगी को चंद बरस ही जी सकता है कि उसकी 1831 पैदाइश है, और बाद लोगों का ख्याल है कि वो 14 बरस की उम्र में दरबार का हिस्सा बना, बाद लोगों का ख्याल है वो 7 बरस की उम्र में दरबार का हिस्सा बना। तो वो तकरीबन 1840 के इर्द गिर्द दरबार में जाता है, लेकिन 15 से 16 बरस के बाद उसको दरबार से बेदखल होना पड़ता है, बल्कि जान बचाकर हैदराबाद भागना पड़ता है, और इसी में ही उसको अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। तो जाहिर है कि उसके यहाँ जो जिंदगी है उसकी मौजूदगी या जिंदा रहना एक बहुत बड़ी गनीमत है, और वही उसका बयान है कि अपने दम को आदमी हर दम गनीमत जान ले। अब यहाँ जो दम है इसका कितना शानदार इस्तेमाल है। पहले में अपने दम को, यहाँ दम सांस है, हर दम गनीमत जान ले। दूसरे हिस्से में वो पल के मानों में है, वक्त के मानों में है, और ये इस्तेमाल हमें दाग के बाद एक पूरी रिवायत है शायरी की जिसमें हमें ये दिखाई देता है। और इससे पहले सहलकारी और सादाकारी में मजमून आफरीनी की ये रिवायत खासी मुख्तसर है, इस तरह से वुसअत आमेज उर्दू गजल में नहीं है। अपने दम को आदमी हर दम गनीमत जान ले, खाक का फिर ढेर है बादे फना कुछ भी नहीं। खाक का फिर ढेर है बादे फना कुछ भी नहीं, यूं मिटा जैसे कि दिल्ली से गुमाने दिल्ली। अब ये दिल्ली हमें सिर्फ मीर के यहां दिखाई नहीं देता। मीर के यहां दिल्ली के उजड़े हुए ऐसे मंजर हैं जो नाजिर दिल्ली में रहकर देख रहा है, जो दिल्ली के दरो दीवार की जो शिकस्तगी है, उसकी जो पजमुर्दगी है, उसकी जो एक तरह से बेकसी है, उसका वो नाजिर है मीर, और उससे बयान करता है। जबकि दाग के यहाँ दिल्ली एक कसक की सूरत में, एक दुखन की सूरत में, एक चुभन की सूरत में, एक उदासी और याददाश्त की सूरत में गजल के कालिब में जगह जगह बिखरती है। दिल्ली के हवाले से मिसरा देखिए कि यूं मिटा जैसे कि दिल्ली से गुमान दिल्ली था मेरा नामो निशान दिल्ली। कि अब ये देखिए कि था आ गया, मीर के यहाँ दिल्ली बतौर एक शहर जरूर मौजूद था जो आबाद हो गया, जो बर्बाद हो गया, जो तबाह हो गया, जिसे नादिर शाही हमलों ने तहोतेख कर दिया, खून की नहरें बहा दी। लेकिन वो मीर के लिए हो गया था नहीं होता, जबकि दाग के लिए वो उसका नामो निशान था कि जो अब नहीं रहा। जाहिर दाग अब दिल्ली में नहीं है, और उन्हें अपनी जान बचाकर और अंग्रेजों की गोली से अपने आप को महफूज करने के लिए, या अंग्रेजों के जो भी खिदमत गुजार हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं पर
हमारे हाकिम और उनके खिदमत गुजार हैं किसी न किसी सूरत में, उनसे दाग ने अपने आप को बचाकर दिल्ली से फिराक अख्तियार किया और उनका ये दावा हुआ कि दिल्ली जो कभी मेरा नामो निशान था अब नहीं रहा। दूसरा शेर फिर दिल्ली के हवाले से देखिए कि आसमान पर से भी नौहे की सदा आती है, आसमान पर से भी नौहे की सदा आती है, क्या फरिश्ते भी हुए मरसिया खाने दिल्ली, के जो फरिश्ते भी हैं वो दिल्ली का मरसिया पढ़ रहे हैं। और एक और शेर देखें, दाग दिल्ली थी किसी वक्त में या जन्नत थी, दाग दिल्ली थी किसी वक्त में या जन्नत थी, सैकड़ों घर थे वहां रश्के इरम एक न दो। क्या एक आप जबान से देखिए, मैं मुख्तसर करूंगा और हम इसके बाद मुख्तसर सी गुफ्तगू अपने दूसरे शायर पर करेंगे। तो मैं मुख्तसर सी बात यहाँ एक आखिरी शेर के साथ, जो कि रोमानवी शेर है, क्योंकि हमने कहा कि जो दाग है उसमें लाल किले क्या, उसकी शायरी में रोमांस, लाल किले की जबान, लाल किले की आशिकी, लाल किले की जिन्स परवरी, लाल किले की जो लौंडी बरदारी है और एक जो तहक्कुम है और एक बेकसी में भी जो ख्वाहिशों का अंबार है, वो हमें दाग के यहां दिखाई देता है। और शेर देखें, कयामत है बांकी अदाएं तुम्हारी, कयामत है बांकी अदाएं तुम्हारी, इधर आओ ले लूं बलाएं तुम्हारी। तो ये एक जो मशरकी रिवायत है कि सदके वारी जाना और किसी की एक मन्नत उतारना, उस पर सदका उतारना, बलाएं लेना, उसका इजहार है। और दाग के यहाँ आपको ये जगह जगह दिखाई देता है कि उनकी जो शेरी जबान है वो रवां है, सलीस है, लेकिन मानी अंगेज है, पुरमानी है, उसमें मानी के बीज हैं। आप जैसे ही उसके शेर को पढ़ते हैं कई मायने आपके सामने आते हैं। और ये जबान आज भी उर्दू की जिंदा जबान है। आप एक ऐसा मुहावरा नहीं ला सकते, एक ऐसा मिसरा नहीं ला सकते जो मतरूक हो गया हो, जिसके मानी समझने के लिए आपको कदीम लुगात का सहारा लेना पड़ता हो। यही वो पुल है जो दाग को क्लासिक से दूसरी तरफ करता है, जिसकी वजह से दाग अमीर मिनाई की हमराही में जदीद शुअरा के इमाम की सूरत में सामने आते हैं। और ये तीसरा शायर इनके साथ अल्ताफ हुसैन हाली का होता है। अगले मरहले में हम अब साथ ही अल्ताफ हुसैन हाली पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस गुफ्तगू को हम यहीं बंद करते हैं। आइंदा गुफ्तगू हमारी अल्ताफ हुसैन हाली, असरत मुहानी और जो दीगर नुमाइंदा शुअरा हैं उर्दू गजल की, जदीद उर्दू गजल की इब्तदाई रिवायत के, हम उन पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।